दोस्तों राज जी का पूरे ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूँ, वेलकम है उनका। थैंक यू वेरी मच अल्कोहलिक राज। ये बिग बुक के बारे में बात करनी है तुम लोगों के साथ। एक तो ये लोग आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम है। ये सर्विस ये जो समय हमारे सामने है कोरोना वायरस का, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग सब चल रही है और न्यू कमर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो जुड़ सकता है फेलोशिप के साथ अपने घर में बैठे बैठे। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है सर्विस करना। पर अब आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो न्यू कमर जो आते हैं कमरों में, उनको कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मीटिंग में जा रहे हो तो प्रोग्राम कर रहे हो, और जितनी ज़्यादा मीटिंग करोगे उतना अच्छा होएगा। असल में प्रोग्राम और जो फेलोशिप है, इन दोनों चीज़ों को अलग रखो। फेलोशिप पे हम मेंबर हैं, फेलोशिप में हमें हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं फेलोशिप पे। पर प्रोग्राम है 12 स्टेप का, और ये हमको याद रखना है। अक्सर तुम सुनोगे लोग न्यूकमर बोलेगा जब से मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ। ये प्रोग्राम में आ नहीं रहे हो, तुम मीटिंग में आ रहे हो या फेलोशिप में आ रहे हो। ये जब से मैं प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, ये फेलोशिप से जुड़े हो। प्रोग्राम तो ये 12 स्टेप का है, और थोड़ा बहुत आप लोग को ये जो कैसे सब शुरू हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। हमको सबको पता है 1935 में ये शुरू होता जब बॉब और बिल मिले थे पहली बार। ये जो हमारे जो भारत स्टेप से था ग्रुप एक सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल फेलोशिप होता था, जहाँ जैसे इंडिया में हमारे जैसे श्री श्री रविशंकर हो या ब्रह्मा कुमारीज हो, ऐसा एक स्पिरिचुअल फेलोशिप होता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में। और 1940 में वो इंडिया में भी आया था, पुणे में था इनका हेडक्वार्टर्स। इट वाज रीनेम्ड मॉरल रीआर्मामेंट, एंड महात्मा गांधी भी इसमें थोड़े टाइम के लिए जुड़े हुए थे, जो ओरिजिनली ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स थे। यहाँ बॉब भी जा रहा था ऑक्सफोर्ड ग्रुप, बिल भी जा रहा था ऑक्सफोर्ड ग्रुप अमेरिका में, एक एक्रन में था, एक न्यूयॉर्क में था। पर जब तक हम लोग को अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, उसका सोल्यूशन हम ढूंढ नहीं सकते। और ये प्रॉब्लम जो हमारा है, ये बिल को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने समझाया था। जब सिल्कवर्थ और बॉब डॉक्टर ये सिल्कवर्थ और बिल मिले थे पहली बार समर ऑफ 1933, जब पहली बार मिले थे, तब सिल्कवर्थ ने जो हम आज डिजीज बोलते हैं, डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म, समझाया था। और बिल को ये बात समझ में आ गई कि एक हमारे अंदर एक जो हम एलर्जी बोलते हैं, क्रेविंग जब शुरू हो जाती है जब हम पीते हैं, ये बात बिल को समझ में आ गई क्योंकि उसने एक्सपीरियंस करा था। और दूसरा था वो मेंटल ऑब्सेशन। तो सिल्कवर्थ ने ये दोनों चीज़ों के बारे में बिल को बताया था। तो अब बिल ने बड़ी कोशिश करी थी विल पावर यूज करने में और शराब से दूर रहने के लिए, बट सक्सेसफुल नहीं था। ये समर ऑफ 1933 और दिसंबर 1934, मतलब 1.5 साल के बाद बिल को फाइनली सोसाइटी मिली, जब उसका दोस्त एबी आया था। एबी ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहा था और एबी को सोसाइटी मिली थी ऑक्सफोर्ड में, और एबी ने आकर बिल को हायर पावर या गॉड एज वी अंडरस्टैंड गॉड के बारे में बातें समझाई। तब जाके बिल डब्ल्यू को अपनी सोसाइटी दिसंबर 1934 से शुरू हुई थी, और जून में जाके एक्रन में वो बॉब से मिलता। ये इन शॉर्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जब ये दोनों मिले और अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो हम कहते हैं जून 10 को
हम उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 1935 द लास्ट डे डॉक्टर बॉब हैड अ ड्रिंक जून 10 1936। 2 साल आगे बढ़ो 1935 1936 1937 ये दोनों फिर से मिले। एक इमेजिन करो 1930s में कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे हो रहा था, लेटर्स के थ्रू होता था। उस टाइम फोन बहुत कम घरों में थे, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं होता था। और बाकी जो चीज़ें हैं फैक्स और इंटरनेट और वो सब तो कुछ नहीं था। तो एक ही तरीका था, ये दोनों कभी कभी लेटर एक दूसरे को लिखते थे, बॉब और बिल। बट 2 साल के बाद इनकी एक मीटिंग हुई थी 1937 में और इन दोनों ने एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है, और उन्हें चलो काउंट करते हैं कि कितने अल्कोहलिक अभी ठीक हो रहे हैं या सोबर हो रहे हैं। और ये दोनों हैरान हो गए। तो काउंट वाज अबाउट 40 न्यूयॉर्क में और एक्रन में करीब 40 लोग ठीक चल रहे थे। तब इन दोनों के दिमाग में ये बात आई कि यार हमारे पास तो कोई एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास आ गया है जिससे अल्कोहलिक्स को हेल्प हो सकती है। और तुम सोच सकते हो कि 1937 में बॉब के घर में से पहला ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुआ था जब ये करीब 18-20 मेंबर्स एक्रन के, बॉब और बिल मिलके उन्होंने सोचा कि अब आगे हम कैसे करेंगे इसको कि ये जो मैसेज हमारा है ये मैक्सिमम लोगों को पहुंच सकता है। कि ऐसे तो एक दूसरे से बात करने में तो बहुत ही टाइम लगता है, एक कैसे हो सकता है। तो 3-4 प्लान उन्होंने करा था कि ये अस्पताल खोलेंगे, किसी को लोगों को ट्रेन करेंगे, हायर करेंगे, ये सब चीज़ें इनका दिमाग थोड़ा इन सब चीज़ों में चल रहा था। फाइनली एक डिसीजन लिया कि किताब, इस किताब में हम एक प्रोग्राम हमारा जो है उस टाइम तो 6 स्टेप्स का था, इसको हम एक किताब में मैक्सिमम लोगों को बचा सकते हैं। और इन दैट प्रोसेस ये जो हमारा मैसेज है इसको वो कोई डाइल्यूशन नहीं हो सकता। ये जनरली जस्ट नेमलेस bunch of drunks they were called in Akron and in New York. तो काफी नाम इधर उधर सोचे, एक उन्होंने सोचा था द वे आउट, हो गए थे 1939, अब 100 आदमी तक। तो फिर उन्होंने सोचा 100 men, बाकी और भी नाम सोचे थे, न्यू डॉन, ऐसे अलग अलग नाम। किसी को ये सारे नाम अच्छे नहीं लगे। एक बंदे ने बोला कि यार हम लोग अनोनिमस रहना चाहते हैं, तो अपने आप को अनोनिमस अल्कोहलिक्स क्यों नहीं बोल, अनोनिमस अल्कोहलिक या अल्कोहलिक नाम। इस किताब का नाम ये रखेंगे। और उनको अच्छा लगा ये नाम। ये बड़ा एक अपीलिंग नाम था, बड़ा अनयूजुअल नाम था कि ऐसे नाम की कोई किताब पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है। तो ये स्टैंड आउट करेगी ऐसे टाइटल। बाकी सारे टाइटल हैं और भी किताबें वो नेम के। तो फाइनली डिसीजन हो गया कि इसको हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस टाइटल देंगे। अब जो न्यू कमर है प्लीज ये चीज समझ लो। सबसे पहला अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो हमारे दुनिया में आया था वो किताब था, फेलोशिप नहीं था, किताब था। और किताब का नाम फेलोशिप ने लिया।
ये नहीं है कि पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सदस्य बनी और किताब ने उसका नाम लिया, ये उल्टा हुआ। 1939 में अल्कोहलिक्स बनी और उसके बाद किताब से हमारे सदस्य का नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस आया था। अब ये किताब जो इम्पोर्टेंट है, ये जरा शुरू में हमें ये जो हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस बुक है, ये हमारे फेलोशिप की टेक्स्ट। वी वर टॉकिंग ऑफ दी जो किताब का नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस आया था, और अब ये याद करना है जो स्पेशली न्यू कमर जो आए हैं कि देखो, एक तो है फेलोशिप, फेलोशिप का नाम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और एक है किताब, किताब का भी नाम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो ए, फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस एंड प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। फेलोशिप अपनी जगह है और प्रोग्राम अपनी जगह है। ये कंफ्यूज मत करो, क्योंकि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मैं फेलोशिप में हूँ, इसलिए मैं प्रोग्राम में भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम फेलोशिप में आ सकते हो, उसके बाद तुमको एक अपने लिए एक स्पॉन्सर पकड़ना पड़ेगा, एक बिग बुक लेनी पड़ेगी और स्टडी करनी पड़ेगी स्पॉन्सर के साथ, और फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम है 12 स्टेप। तो ये हमारी किताब में एक बड़े सिस्टमैटिक वे में समझाया गया है कि पहला स्टेप से लेकर 12वां स्टेप तक कैसे हमको आगे बढ़ना है। और ये जो स्टडी होती है बिग बुक की, वो कोई भी ए मेंबर अपने घर में बैठे बैठे अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए अच्छा है कि तकरीबन सब तरफ आज एक बिग बुक की स्टडी मीटिंग्स होती हैं, और स्पॉन्सर न्यू कमर जो भी हो, अगर तुमने कोई अच्छा स्पॉन्सर पकड़ना है तो ट्राई करना कि जो बंदा बिग बुक से वाकिफ है, जैसे हम बोलते हैं बिग बुक लिटरेट, उसको अपना स्पॉन्सर बनाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा, हमारे परिवार का, फैमिली का, सबका बड़ा फायदा होएगा। सिर्फ शराब बंद करना है इज ओनली द बिगिनिंग। शराब बंद करना गोल नहीं, लक्ष्य नहीं है हमारा कि हम शराब बंद कर देंगे। दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। दिस जर्नी इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ रिकवरी। अब थोड़ा बहुत ये बिग बुक का लेआउट कैसा है, सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम समझनी है। अगर मैं प्रॉब्लम ही नहीं समझूंगा तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढूंगा। और जो बीमारी हमारी है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बड़ी सिंपल चीज है। दो चीजें हैं हमारी बीमारी में, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दिल को समझाया था और डॉक्टर्स ओपिनियन में हमको समझाया है। वही बंदा जिसने दिल को हमारी बीमारी के बारे में समझाया है, वही बंदा अब हमको इसके बारे में बता रहा है इन द डॉक्टर्स ओपिनियन। किताब के बिल्कुल शुरुआत में डॉक्टर्स ओपिनियन है। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा बेस हमारा रिकवरी का डॉक्टर्स ओपिनियन से निकलता है, जहाँ 3-4 चीजें के बारे में बातें होती है। एक तो फिजिकल, विच इज जो हम एडिटी बोलते हैं, या मोर एंड मोर फैक्टर बोलते हैं, या क्रेविंग बोलते हैं। दूसरा है ऑब्सेशन, एक मानसिक खिंचाव जो शराब के साथ होता है। दिन रात हम शराब 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 ही सोचते रहते हैं। अब ये दोनों चीजें अगर मिलाओगे तो वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की बातें होती है, वो बात की बातें हैं। जो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी डिजीज इन द वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी जो है वो अलग चीज है। हाँ, हम लोग के अंदर स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी होती है, बट दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिजीज, इट इज नॉट कॉज ऑफ द डिजीज और पार्ट ऑफ द डिजीज। इस दुनिया में बहुत से बैंक्रप्ट लोग होते हैं, बहुत से। ये रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब अल्कोहलिक नहीं बनते।
अल्कोहलिक बनने के लिए अगर वो फिजिकल एलर्जी नहीं होएगी और मेंटल ऑब्सेशन नहीं होएगा, कोई भी बैंकरप्ट इंसान अल्कोहलिक नहीं बन सकता है। हाँ, वो और कोई किस्म के कांड करेगा, बट अल्कोहलिज्म जो है उसके लिए ये 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल, जो हमारे अंदर ये जो हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं है, ना कभी हो सकती है। जब शराब की तरह हमारे अंदर एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, एक ब्रेन केमिस्ट्री में डिसऑर्डर है। जब भी हम शराब पीते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोर एंड मोर शुरू हो जाता है, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 6 हो जाते हैं, और फिर वो मेंटल ऑब्सेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत पावरफुल चीज होती है। जब जिस आदमी में ऑब्सेशन होता है वो और किसी चीजों के बारे में सोच नहीं सकता, वो सिर्फ वही ऑब्सेशन जो शराब 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 हो सकता है। अरे एक मिनट जरा, कैन यू बी लिटिल क्वाइट। तो ये डॉक्टर तिलपत ने बड़ी अच्छी तरह डॉक्टर्स ओपिनियन में हमको समझाया है ये 2 चीजें जो हमारे अंदर हैं। अब उसके बाद आता है बिल की कहानी। बिल की कहानी एक केस स्टडी है ऑफ अल्कोहलिज्म। ये बिल की लाइफ स्टोरी नहीं है, इसकी फैमिली के बारे में कोई ज्यादा। बिल की कहानी एक केस स्टडी है, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। बिल कैसे शुरू करता है और एंड में इसको क्या होता है, और फाइनली द ग्रेस ऑफ गॉड इसकी लाइफ में कैसे आती है। और ऑल्सो बिल की स्टोरी में एक ग्लिम्स आता है जैसे बिल स्टेप एबी के साथ करता है अस्पताल के अंदर। अब पहला स्टेप हमें अपनी प्रॉब्लम वेरी क्लियरली और वेरी प्रिसाइसली बताता है। हमारी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। हमारी प्रॉब्लम नहीं है हम शराब पी के कांड करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं। नो 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 नो, हमारी प्रॉब्लम है जो पहला स्टेप कहता है वी आर पावरलेस, वो हमारी प्रॉब्लम है। और क्योंकि हम पावरलेस हैं ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ। वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी आर पावरलेस। ये हमको एक्सेप्ट करना है। अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो हायर पावर मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक हायर पावर है, वो है शराब। सिर्फ ये एक नेगेटिव हायर पावर बन गया है और मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है, because of my powerlessness over alcohol. And the second part of step 1, because I am powerless, my life had become unmanageable. ये समझ गए प्रॉब्लम। अगर मैं पावरलेस हूँ तो उसका सोल्यूशन है कि मुझको एक हायर पावर ढूंढना पड़ेगा। पावरलेस का एक ही सोल्यूशन है, हायर पावर या पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। और ये सोल्यूशन स्टेप 2 है। अगर स्टेप के जरा सिंपली देखो, पहला स्टेप हमारा प्रॉब्लम डिफाइन करता है और दूसरा स्टेप उसका सोल्यूशन डिफाइन करता है। दैट came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, not sobriety, sanity. ये जो हमारे 12 स्टेप्स है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे sanity is used, and 12वें स्टेप में having had a spiritual awakening as a result of these steps, spiritual awakening. sobriety या सोबर 12 स्टेप्स में यूज नहीं है। सैनिटी, जो अल्कोहलिक सैनिटी में आ जाता है, खुद वो शराब के आसपास नहीं जाएगा और उसको मन नहीं करता है शराब पीने। और सैनिटी के साथ फिर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ की भी आ जाती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल ग्रोथ सैनिटी के साथ आती है। सो स्टेप 1 defines my problem, which is
पावरलेसनेस एंड अनमैनेजेबिलिटी, और इसके ये पहले स्टेप किताब ने 3-4 चैप्टर डिवोट किए हुए। सेल्फ-वर्थ, डॉक्टर्स ओपिनियन, दिल की स्टोरी, देयर इज अ सॉल्यूशन, और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये 4 चैप्टर जो है ये सारे डिफाइन सिर्फ स्टेप 1 पे हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। उसके बाद ये एग्नोस्टिक, दैट इज डिवोटेड टू स्टेप 2। तो सोच लो, जब तक तुम लोग किताब पढ़ोगे, पहले 5 चैप्टर अगर डॉक्टर सेल्फ-वर्थ की डॉक्टर्स ओपिनियन एक चैप्टर विल डू, सेकंड चैप्टर देयर इज अ सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, फोर्थ चैप्टर और वी एग्नोस्टिक, फिफ्थ चैप्टर is only about steps 1 and step 2. तकरीबन इंग्लिश बिग बुक में करीबन 57-58 pages have been devoted only to step 1 and step 2. तब हम आते हैं अपने फेमस हाउ इट वर्क्स, जो हम कहते हैं चैप्टर 5। हाउ इट वर्क्स starts with actually the third, और वो जो हम हर मीटिंग में पढ़ते हैं, rarely have we seen a person fail, उसको आदमी को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। असल में मीटिंग में इतनी जल्दबाजी से वो सब लोग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, बट दैट शुड बी रेड वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि वो हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें समझाता है अबाउट ओल्ड आइडियाज, हाफ मेजर्स, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह समझाते हैं। And then we come to the third step, which is the decision. तो ये डिसीजन बड़ा सिंपल सा तुमने और मैंने लेना है कि आज से मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। टर्न माई विल एंड लाइफ। अल्कोहलिक्स सबको पता है, वो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ विल्ड इंसान होते हैं। और ये अब हमने प्रॉब्लम समझ लिया है और हमने सोल्यूशन समझ लिया है। सोल्यूशन इज रेस्टोर मी टू सैनिटी। अब वो सैनिटी लाने के लिए मुझको अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, और पर्सनालिटी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है हमें हाउ इट वर्क्स में। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट of all our trouble। अब ये पर्सनालिटी पे काम शुरू हो गया है। शराब पीना नहीं पीना, वो सब सारी बात सब छोड़ दो। अब हम आते हैं अपनी पर्सनालिटी पे, और जिंदगी भर हमको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। तो ये जो मास्टरली डिटेल में सिंपल चीजें समझाने से फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें में बिग बुक 1 से 2 से 3 से 4 से 5 इन अ वेरी सेंसिबल, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हमको समझाता है। एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एज फार एज द स्टेप्स आर कंसर्न। ऑफ कोर्स आगे फिर इनटू एक्शन आ जाता है, फिर आ जाता है वर्किंग विद अदर्स, ये सारे डील करते हैं विद रिमेनिंग स्टेप्स। अब आगे क्या करना है? मेरे पास प्रोग्राम आ गया है, मेरे पास स्टेप्स है, मेरे पास फेलोशिप है, मेरे पास मीटिंग्स है। कभी ना कभी आदमी को समझना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है लाइफ में, बिकॉज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिर आगे जिंदगी अनमैनेजेबल ही रहेगी। एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम सबको समझना है, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैमिली। एक पॉइंट के बाद जब ज्यादा फोकस हो जाता है ए में, फिर ए मीटिंग्स में ही,
और फैमिली की तरफ इतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो मैं सैनिटी में नहीं आया हूँ। जैसे लॉकडाउन में सेकेंड मंथ पावर मीटिंग्स एक टूल है मेरे पास जो मैं यूज करता हूँ। आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम। वो एक प्रोग्राम जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ जाता है। हमारे घर वाले करते हैं, बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ये सब कुछ चीजें हो रही है, आयरनिंग होती है। इसमें हमारा कितना हाथ पड़ता है? How much am I contributing to all this that my mother or my wife or my other people are doing in my home? This is all the things which I have to think about. Once मेरे अंदर मैंने 12 steps मेरे स्पॉन्सर के साथ करे हैं। अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज की जो क्राइसिस है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लॉकडाउन लिफ्ट होएगा तब हमको कैसे आगे बढ़ना है फाइनेंशियली। प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। मेरी सोशल लाइफ कैसी है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, मेरी रिकवरी लाइफ कैसी है और मेरी फैमिली लाइफ कैसी है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सैनिटी। मुझको एक बुक से जुड़े हुए करीबन 32-33 साल हो गए हैं और मेरी रिकवरी और जितने भी लोग मैं जानता हूँ जो मेरे वाकिफ है, सबकी रिकवरी आई है द बिग बुक पे। एक मेरे एक्सपीरियंस में इन ओवर 30 इयर्स जो भी अल्कोहलिक अपनी रिकवरी बेस करेगा बिग बुक पे, उसका मैंने आज तक रिलैप्स नहीं देखा है। I have not seen one alcoholic relapse who has practiced the program the way the book tells us to, और उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। कभी कभी न्यूकमर जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा फेलोशिपिंग में मस्त हो जाते हैं और प्रोग्राम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। जो ओल्ड टाइमर्स होते हैं उनको इसके बारे में न्यूकमर को समझाना चाहिए कि प्रोग्राम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रोग्राम इज नथिंग बट द 12 स्टेप्स, और इसका जो टेक्स्ट बुक है वो हमारी AA की बिग बुक है। देखो हम लोग जब AA आए थे, आई केम टू AA इन अप्रैल या मई 1985, और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था। तुम लोग आज पहचान नहीं सकोगे उस टाइम की AA मीटिंग्स में लिटरेचर नहीं होता था, बिग बुक्स नहीं होती थी, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे दिल्ली के फेलोशिप में हमारे पहले सिर्फ 2 ही लोग थे, जो एक था हमारा शेखर दादा और एक था बेचारे जो है नहीं एनीमोर, विनय। बस यही 2 लोग थे जब हम लोग अप्रैल 1985 में मैं आया था, फिर टॉक वीरेंद्र आए थे, फिर धीरे धीरे और लोग विशंबर जी जुटे गए, फिर बॉम्बे से मिस्टर मोहन आए थे, फिर कृष्णा आए थे। धीरे धीरे फेलोशिप बढ़ा हमारा, पर हमारे पास सामान कुछ नहीं था मीटिंग्स का। ये जो बैनर्स बने हुए हैं स्टेप्स के वो हमने बनवाए थे, पर बिग बुक्स तक हमारे पास नहीं होती थी। और उस टाइम अगर हम लोग में से पता नहीं कितने लोग तो याद है
कि बाहर से भी सामान मंगाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। तो अगर हम चाहते भी थे हम बाहर से सामान मंगा नहीं सकते थे। तो ये स्थिति थी जिसमें हम लोग घरों में टेलीफोन नहीं होते थे, कि वो लैंडलाइन जो होती थी वो बहुत बहुत कम घरों में थी। 1985 में मोबाइल फ़ोन का तो सवाल ही नहीं पैदा था। तो मीटिंग हम एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे। मैं और वीरेंद्र यूज्ड टू मीट एवरी डे। मैं प्रैक्टिकली मेरी वाइफ मेरे बच्चों को लेकर चली गई थी, तो मैं उन्हीं के घर में या उनके क्लिनिक में प्रॉब्ली ऑल डे हम दोनों एक साथ रहते थे। फिर और भी लोग जुड़ गए थे हम लोग के साथ। तो ये स्थिति में हम लोग ने अपनी रिकवरी कामयाब करी। बट जो एक हायर पावर वर्क्स इन मिस्टीरियस वे, उस टाइम हमारे दिल्ली में जो एम्बेसीज होती है, हाई कमीशन होते थे, उसमें एक टाइम था करीब 6-7 ए मेंबर्स जो अमेरिका से पोस्टेड थे, कनाडा से पोस्टेड थे, इंग्लैंड से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, इधर एम्बेसीज में काम करते थे। और वो लोग आए थे हमारी मीटिंग में, और हमें उनसे बहुत सीखने में मिला, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो थी नहीं कोई रिकवरी। दिल्ली में कोई ऐसी कोई खास रिकवरी नहीं थी। एक मिस्टर पॉल होते थे, पॉल वचन, वो मीटिंग नहीं आने थे, वो बहुत ही कम मीटिंग आते थे। वही थे करीब 17-18 साल सोबर उस टाइम। 1985 में ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स सोबर। वो सबसे ओल्ड थे, पर वो हार्डली मीटिंग आते थे। और हमारे पास लिटरेचर कैसे आया, एक अमेरिकन एम्बेसी में बहुत सीनियर ऑफिशियल था, नंबर 2 और नंबर 3 इन द एम्बेसी। वो हमारी मीटिंग्स आया और वो हैरान हो गया जब उसने देखा इन लोग के पास कुछ नहीं है, लिटरेचर नहीं है, बुक्स नहीं है, कुछ नहीं। तो वो काफी परेशान हो गया कि ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, इनके पास है ही नहीं कुछ। तो उसने हम लोग को बोला, यार एक लिस्ट दो, तुम क्या क्या चाहिए तो है। और हमने बिग बुक्स और 12x12 और ये और पैम्फलेट्स और सब कुछ उसको बोला कि ये। और जैसे हम कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड, इस बंदे ने नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर यूएस डिप्लोमेटिक मेल पे हमारी ए की सारी लिटरेचर दिल्ली पहुंचवा दी और हमारी मीटिंग लेके आ गए। तो उन्होंने हमें बोला है कि जब भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज के लिए, यू मस्ट नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। तुम लोग के पास नहीं है पर मैं मंगा। तो ऐसे हमारे पास कुछ नहीं था, पर भगवान ने लोगों को भेजा जिन्होंने हमको सब कुछ दिया। और वहां से जाके हमारी रिकवरी, हम तरसते थे कि हमारे पास अपनी एक कोई बिग बुक बने। तुम लोग आज उसकी वैल्यू नहीं करते हो क्योंकि इतनी आसानी से इजीली अवेलेबल है। हमारे पास थी नहीं। हमें एक टाइम याद है, एक बिग बुक थी जो हम रोटेशन में एक दूसरे को देते थे पढ़ने के लिए। एक ही किताब थी हमारे पास, और एक हफ्ता हम लोग रखते थे। एक हफ्ता मेरे पास, एक हफ्ता वीरेंद्र के पास, एक हफ्ता दिसंबर के पास। ऐसे हम वो किताब को रोटेट करते थे। इस स्थिति में हम लोग ने अपनी रिकवरी शुरू करी थी। और ये जो आजकल तुम लोग बोलते हो 90 मीटिंग 90 डेज, ये सब जो है ना, तो हम उस टाइम कर भी नहीं सकते थे। हमारी तरफ मीटिंग होती थी हफ्ते, एक वेंसडे को होती थी और एक सैटरडे को होती थी। पूरे दिल्ली में प्री चर्च में 2 मीटिंग होती थी। इनफैक्ट नॉट जस्ट पूरे दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में उस टाइम सिर्फ 2 मीटिंग होती थी। तो ये 90 मीटिंग 90 डेज, ये सब जो आप लोग आजकल कहते हो, इट वाज नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस बिकॉज इट वाज नॉट देयर। फिर जाके धीरे धीरे 86, 87, 88 में और ग्रुप्स बने, पंजाबी बाग और हॉस्कास के 3 पार्ट वाले, एंड ए स्टार्टेड स्प्रेडिंग। हम लोग यहाँ से आए हैं और सोच लो उस टाइम से बेचारे सिर्फ विनय जी अब नहीं है, विशंबर, वीरेंद्र, माइसेल्फ, ध्रुवा,
इधर से बॉम्बे से वो आया था, जवाहर, मोहन, सब ए वर्क्स आज तक हम लोग सब मिले हैं इन द 80s. In the 80s we are still alive and we are still sober. AA works if you work it. पर उस टाइम क्योंकि मीटिंग्स नहीं थी, मीटिंग्स बहुत कम थी, हमको डिपेंड करना पड़ा प्रोग्राम पे, हायर पावर पे, स्टेप्स पे. अब मेरा सब आप लोग को यही एक विनती है कि प्रोग्राम को सीरियसली. जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उस स्टेप्स पे आती है, फेलोशिप नहीं. फेलोशिप से तुम्हें गाइडेंस मिलेगी, स्पॉन्सर मिलेगा, पर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो 12वां स्टेप तुम्हें और मुझे समझाता है, having had a spiritual awakening as the result of these steps, not as a result of doing 365 meetings a year, as a result of these steps. मैं तो अपने स्पॉन्सर्स को सबको बोलता हूँ, 5 साल 6 साल जब एक दफा तुमने कवर कर लिए है, उसके बाद धीरे धीरे तुमको मीटिंग्स कम करनी थी. जिंदगी का लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ ये मीटिंग में तुम बैठे रहो. देयर आर मेनी अदर थिंग्स वन हैज टू डू इन लाइफ. ये तो वही बात हो गई है, तुम जस्ट आके मीटिंग में फंस गए हो. नो 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 नो, मीटिंग इज अ टूल. इट इज नथिंग मोर देन दैट. इट इज ओनली अ टूल टू एनेबल मी टू लिव लाइफ अपने घर में, अपने काम में और दुनिया में, मजे में, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री. तो ये Alcoholics Anonymous should not become meeting oriented. Alcoholics Anonymous should be God oriented, higher power oriented, God as I understand. अब जैसे मैंने कहा, जहाँ भी मैं जाता हूँ प्रोग्राम मेरे साथ चलता है. मैं इंडिया में हूँ, इंडिया के बाहर हूँ, दिल्ली में हूँ, घर में हूँ, काम पे हूँ, प्रोग्राम जहाँ भी मैं जाता हूँ अपने साथ लेके जाता हूँ. उससे मेरी जिंदगी में मैनेजेबिलिटी पहले से बहुत बेहतर हो गई है. और रोज कोशिश करता हूँ रिलेशनशिप्स सही रखें. अब जैसे लॉकडाउन में है, घर में 24 घंटे फंसे हुए हो तो ऑब्वियसली इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, कभी बेटे के साथ, कभी वाइफ के साथ, पर कोप करना पड़ता है. अपनी अनमैनेजेबिलिटी समझनी पड़ती है, पावरलेसनेस भी समझना पड़ता है. आई एम पावरलेस ओवर माई वाइफ, माई सन. तो ज्यादा तो मैं मत फंसो और अपना मुंह बंद रखो. अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम. हम सबके साथ ये स्ट्रगल हुए में. तो प्रोग्राम वर्क्स. इट्स अ डिजाइन फॉर लिविंग. इट्स अ डिजाइन फॉर लिविंग. सो इन फैक्ट 2001 में जब हमारी 4th एडिशन ऑफ द बिग बुक आई थी, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोग को पढ़ के बता. इन द 4th एडिशन ऑफ द बिग बुक, जब 2001 में सोच लो, इन लोगों ने ये सोचा था, while our literature has preserved the integrity of the AA message, sweeping changes in society as a whole are reflected in new customs and practices within the fellowship. Taking advantage of technological advances, for example, AA members with computers can participate in meetings online, sharing with fellow alcoholics across the country or around the world. In any meeting, anywhere, AAs share experience, strength and hope with each other in order to stay sober and help other alcoholics. Modem to modem or face to face, AAs speak the language of the heart in all its power and simplicity. अब सोच लो, 2001, 19 साल पहले जो आज हम लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, मॉडर्न,
माउसेस या फेस टू फेस। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ ये जो फेलोशिप भगवान ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए, अब इसकी फुल यूज हमको करना है so that we become better human beings, and as a result we have a good life, a good life.